हेलो, जय हिंद। वेलकम टू नौसेना डिफेंस एकेडमी। आज 6 फरवरी को हम करंट अफेयर्स का सेशन देखेंगे जिसमें 4th और 5th फरवरी की लेटेस्ट करंट इवेंट्स होंगे। शुरुआत करते हैं इस सेशन की, जिसमें सबसे पहले हम अपना आपको इंट्रोडक्शन देंगे। नौसेना डिफेंस एकेडमी में हम बच्चों को फिजिकल, रिटन और इंटरव्यूज तीनों डायमेंशन में तैयारी करवाते हैं, जिसमें स्कूल सेगमेंट में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरएएमसी के कैंडिडेट्स होते हैं, जिन्हें हम रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यूज के लिए तैयार करते हैं। सेकेंडली, एनडीए एग्जामिनेशन के लिए हम 9 to 12th फाउंडेशन कोर्स रन करते हैं, जिसमें स्कूलिंग प्लस एनडीए की तैयारी एज वेल एज 12th क्लास बच्चों के लिए भी हम तैयारी कराते हैं, जो 16.5 to 19.5 की एज कैटेगरी में है। इन्हें हम रिटन, इंटरव्यूज और फिजिकल की तैयारी कराते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे 10+2 पास हैं, अपियरिंग हैं और अग्निवीर का एग्जाम देना चाहते हैं, उन्हें भी हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर की तैयारी कराते हैं। और थर्ड सेगमेंट ग्रेजुएट्स के लिए जो अपियरिंग और पास्ड हैं, उन्हें हम सीडीएस, एफकेट, आईनेट और सीएपीएफ और अन्य एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, जो सिमिलर सिलेबस कंसिस्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे करंट अफेयर्स के सेशन से। एक न्यूज है एडहॉक जजेस के बारे में। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 5 एक्स जजेस को ऑथराइज किया है, यानी कि उन्हें क्लियरेंस दिया है टू बी अपॉइंटेड एज एडहॉक जज इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब एडहॉक जज होता क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडहॉक जज? आर्टिकल 224A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 224A कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट कैन अपॉइंट एनी एक्स जज, यानी कि कोई भी रिटायर्ड जज को वो अपॉइंट कर सकते हैं एज एडहॉक जज, दैट इज टेम्परेरी जज विद द प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की परमिशन के साथ। ये जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं टेम्परेरी इन नेचर होते हैं। टेम्परेरी इन नेचर का मतलब ये होता है कि ये टेम्परेरी पीरियड के लिए अपॉइंट किए गए हैं, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए। ये टेम्परेरी पीरियड के लिए क्यों अपॉइंट किए जाते हैं? इसका मेन कारण ये है कि जब पेंडेंसी ऑफ केसेस होते हैं, पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा होती है और वैकेंसीज होती हैं हाई कोर्ट में, तो केसेस को केटर करने के लिए, उन्हें जल्दी से निपटारा करने के लिए या फिर इतनी सारे पेंडेंसी को देखने के लिए एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है, जो कि रिटायर्ड जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट्स के ही। इनकी जो ज्यूरिसडिक्शन और पावर होती है वो सिमिलर होती है एज कंपेयर टू रेगुलर जजेस, यानी कि टेम्परेरी इन नेचर है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी पावर्स कर्टेल्ड होंगी, रुकी हुई होंगी। इनकी भी सिमिलर पावर्स होती हैं, सिमिलर ज्यूरिसडिक्शन होते हैं और सिमिलर प्रिविलेजेस होते हैं टिल द टाइम दे आर फंक्शनिंग एज एडहॉक जज ऑफ हाई कोर्ट। आपको ये करंट अफेयर्स पता चल गई कि रिसेंटली 5 जजेस को एडहॉक जज अपॉइंट किया गया है। आपको इसे आर्गुमेंट करना है आपके नोट्स के साथ, जो कि स्टैटिक आपने लिखे हुए हैं इस चैप्टर के पॉलिटी में। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको जानना है, हाई कोर्ट के बारे में आपको जानना है उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में। आधे घंटे में रिवाइज हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, रिमूवल कैसे होता है, सिमिलरली फॉर हाई कोर्ट एंड सिमिलरली फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और तीनों का आपको एक डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। Coming to next news, we have लेक उर्मिया। लेक उर्मिया ईरान में सिचुएटेड है। ईरान में अभी एक काफ़ी ड्राउट का एक कंडीशन बनी हुई है, सीवियर ड्राउट की। ईरानियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वहाँ पे एक आर्टिफिशियल रेन जनरेट करने के लिए कुछ केमिकल्स का छिड़काव किया है क्लाउड्स में। लेक उर्मिया के ऊपर किया है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि लेक उर्मिया क्या है। इट इज ऑल्सो नोन एज लेक ओरोमी, जो कि अजरबैजान रीजन में सिचुएटेड है और मिडिल ईस्ट की लार्जेस्ट लेक है। मिडिल ईस्ट की लार्जेस्ट लेक है। इस लेक का कोई आउटलेट नहीं है, यानी कि पानी बाहर निकलने के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो ये एक तरीके से मान लीजिए कि ये डेड हैंड है। इसके लिए डेड हैंड होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन हुआ तो सॉल्ट्स का बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेशन होता है। इसकी वजह से ये लेक बहुत ही ज़्यादा सलाइन है, एक्सट्रीमली सलाइन है। सेकेंडली, इसके वाटर सोर्सेस क्या हैं? कुछ रिवर्स हैं, लाइक तालके रिवर है, जारने रिवर है, सिमीने रिवर है, जो कि इसे
वाटर सप्लाई करती हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात इस लेक के बारे में ये भी है कि ये एक रामसर साइट है और पार्ट ऑफ यूनेस्कोस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम भी है, यानी कि एक प्रोटेक्टेड साइट है। बट ड्यू टू सीवियर ड्राउट कंडीशंस यहाँ पे क्लाउड सीडिंग करनी पड़ रही है। आपको ये देखना है अब स्टैटिक अपने नॉलेज में कि व्हाट इज क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग होती क्या है, जो ये कॉन्सेप्ट है। इंडिया में भी इसे किया गया है। इंडिया में भी रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने करवाया था, काफी न्यूज में था ये। अब क्लाउड सीडिंग में क्या क्या होता है कमेंट करके बताइए। मुझे आप ये बताइए कि किस केमिकल का छिड़काव किया जाता है, उस केमिकल का नाम क्या है, कमेंट में बताइए। लेट्स सी आपको पता है कि नहीं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज फाल्गु रिवर। ये भी अभी न्यूज में है क्योंकि इस रिवर के अगल बगल में कंस्ट्रक्शन हो रहा है और इस रिवर की अपनी कुछ इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये न्यूज में है। तो ये फाल्गु जो रिवर है, इसको फाल्गु के नाम से भी जाना जाता है। फाल्गु और फाल्गु दोनों नामों से जाना जाता है। और एक ये इंपॉर्टेंट रिवर है बिहार की, जो सेक्रेड है हिंदूज के लिए, बुद्धिस्ट के लिए और जैन्स के लिए। ये तीनों के लिए एक सेक्रेड रिवर है। क्यों सेक्रेड रिवर है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं कि ये कहाँ मिलती है। ये जो फाल्गु रिवर है लीलाजन और मोहना रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बनती है। जब दोनों रिवर मिलती हैं तो ये फाल्गु रिवर बनती है। कहाँ पे, गया के पास। और उसके बाद ये आगे जाके पुनपुन रिवर से मिलती है, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है मुझे बताइए, जो जुड़ती है या जो अलग होती है, जो आके पानी सप्लाई कर रही है या पानी लेके जा रही है। ट्रिब्यूटरी क्या होता है वो मुझे आप बताइए। उसके बाद फाल्गु रिवर जो है इसे हिडन गंगा भी बोला जाता है, गुप्त गंगा भी बोला जाता है। इसका कारण यह है क्योंकि ये अंडरग्राउंड फ्लो होती है, मिट्टी के नीचे फ्लो होती है, क्योंकि मिट्टी पोरस होती है इस वजह से नीचे से फ्लो होती है, तो इसे गुप्त गंगा के नाम से भी कहा जाता है। और हिंदू इसमें अस्थि विसर्जन, पूजा अर्चना, काफी सारे धार्मिक चीजें करते हैं, तो इसलिए ये हिंदुओं से भी जुड़ी हुई है। साथ ही साथ इस रिवर का हिस्टोरिकली बुद्धिस्ट बुद्धा भगवान से भी इनका जुड़ाव है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि इनका एनलाइटमेंट इस रिवर के पास हुआ था। उस समय पे इस रिवर को निरंजन रिवर के नाम से जाना जाता था। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सुजात स्तूपा है वो भी फाल्गु। कमिंग टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स, अगली करंट अफेयर्स देखते हैं क्या है। अगली करंट अफेयर्स है भारत टैक्सी। ये कुछ महीनों पहले भी न्यूज में आया था, तब ऐसा बोला जा रहा था कि इसे लॉन्च किया जाएगा। अब वापस से न्यूज में है फरवरी में। क्यों? क्योंकि इसे अब लॉन्च किया जा रहा है। तो यूनियन कॉर्पोरेशन मिनिस्टर इसे लॉन्च करेंगे, भारत टैक्सी इनिशिएटिव को, विज्ञान भवन दिल्ली से। अब भारत टैक्सी इनिशिएटिव है क्या? ये एक कोऑपरेटिव लेड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। अब राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? आपने ओला, उबर, रैपिडो एक्सेट्रा इनका तो यूज किया ही होगा। ये सारे राइड हेलिंग ऐप होते हैं। राइड हेलिंग ऐप का मतलब क्या होता है? मैंने ऐप में डाला, मुझे यहां से वहां जाना है, और जितने भी ड्राइवर्स इस ऐप के थ्रू कनेक्टेड हैं अपनी अपनी गाड़ियों के साथ, ये आपके पास आते हैं और आपको लेके जाते हैं। बट इसमें समस्या क्या होती है कि मेनली जो पैसा कमा रहे हैं वो ओला, उबर, रैपिडो एक्सेट्रा ये लोग कमा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ड्राइवर्स को जहां पे इन्हें राइड्स मिले। इसका ये कमीशन लेते हैं। ना इनकी गाड़ियां होती है, ना इनके ड्राइवर होते हैं, बस ये कमीशन लेते हैं। लाइक जोमैटो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ये लोग भी क्या करते हैं? अपना कमीशन लेते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, कई बार ड्राइवर्स बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे, उनका वर्किंग टाइम बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होती है। एक कुल मिला के जहां पे कैपिटलिज्म होता है वहां पे कहीं ना कहीं कंज्यूमरिज्म होता है और एक्सप्लॉइटेशन होता है। सो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया इस इनिशिएटिव को, जो कि कोऑपरेटिव लेड है, यानी कि सबको फायदा मिलेगा इसमें और गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद ये एक पहला कोऑपरेटिव टैक्सी नेटवर्क है जो ड्राइवर्स को ही शेयर होल्डर बनाएगा और को ओनर बनाएगा, यानी कि ड्राइवर्स ही इसके शेयर होल्डर्स होंगे। जब शेयर होल्डर्स होंगे तो उन्हें भी इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे ही एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव है अमूल, जहां पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको प्रॉफिट मिलता है, ना कि किसी एक एंटिटी को जो कि इन्वेस्टर है या फिर जिसकी कंपनी है। इसके जो कुछ फीचर्स होंगे वो क्या होंगे? ड्राइवर ओन फ्लीट है, ये ड्राइवर्स की अपनी फ्लीट है।
कमीशन जीरो रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। कई बार क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, पैसे कहाँ कटे, क्यों कटे, प्लेटफॉर्म फीस कट गई, अचानक से कुछ हो गया, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहेगी और सर्च प्राइसिंग नहीं होगी। सर्च प्राइसिंग का फायदा क्या होगा? सर्च प्राइसिंग का फायदा जो यूजर है इस ऐप का उसे होगा। कई बार ऐसा देखा जाता है ओला उबर में कि एक ही सेम डिस्टेंस में अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेयर है, जबकि आप लोकल अपना राइड यूज करेंगे, ऑटो रिक्शा या फिर किसी और चीज को, सेम पैसे लगेंगे, बट ओला उबर में कभी कभी ज्यादा लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो मौके का फायदा उठाना होता है कि अभी डिमांड ज्यादा है, प्राइम टाइम चल रहा है, ऑफिस टाइम चल रहा है, उस समय पे जितना मर्जी पैसे बोलो लोगों को देने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। ओला है, उबर है, रैपिडो है, आप तीनों को देखेंगे 10 से 20 रुपए का फर्क होता है, बट उसी उसी रेट चार्ट में ये लोग ऑपरेट करते हैं। अब इसमें क्या होगा? सर्च प्राइसिंग नहीं होगी, यानी कि आप किसी भी टाइम पे जाइए, किसी भी टाइम पे कितनी भी डिमांड हो रही हो, एटलीस्ट कंज्यूमर के लिए ये फायदा है कि उसे एक किफायती दाम पे टैक्सी मिलेगी। उसके बाद प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन और टेक्निकल आर्किटेक्चर मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट से मिलेगा, टेक्निकल सपोर्ट मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, कंप्लायंसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। कंप्लायंसेस कई बार क्या होता है, लोग अपने कोऑपरेटिव लेट खोल तो लेते हैं, पर कंप्लायंसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू में कई बार अच्छे आइडियाज भी रुक जाते हैं। बट ये गवर्नमेंट सपोर्टेड है तो कंप्लायंसेस का भी फायदा मिलेगा, यानी कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फॉर एग्जांपल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और रेस्टिंग एरिया चाहिए या फिर लेओवर के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो उसे गवर्नमेंट बना देगी। ये इसका फायदा रहेगा और ये काफी काफी न्यूज में भी है, पहले भी आया था, अभी भी आ रहा है, तो आप इसको ध्यान में रखिए कि व्हाट इज भारत टैक्सी। नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं करंट अफेयर्स में कि हक्की पिक्की ट्राइब, द बर्ड कैचर्स, हक्की पिक्की ट्राइब यानी कि द बर्ड कैचर्स, ये अभी न्यूज में है। हक्की पिक्की ट्राइब एक कर्नाटका की लार्जेस्ट ट्राइब है, ट्राइबल पीपल है, जिन्हें बर्ड कैचर भी कहा जाता है। बर्ड कैचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके नाम में छुपा हुआ है। हक्की मीन्स बर्ड, पिक्की मीन्स कैचर। हक्की मीन्स बर्ड और पिक्की मीन्स कैचर, यानी कि बर्ड कैचर। और ये लोग आज भी इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते हैं। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अफ्रीकन देशों में हक्की पिक्की ट्राइब के कुछ लोग गए अपने मेडिसिनल हर्ब्स के और प्लांट्स के दवाइयों को सेल करने के लिए, जहां पे उन्हें अभी वीजा की काफी समस्या आ रही है, जिसकी वजह से वो क्राइसिस में है। तो पहले क्या होता था कि ये पहले शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, बट फॉरेस्ट लॉज और एनवायरमेंट लॉज आने की वजह से इनका जो बेसिक जीवन यापन का माध्यम था वो बंद हुआ। आफ्टर दैट इन्होंने क्या स्टार्ट किया? इन्होंने इंडिजिनस प्लांट और हर्ब बेस्ड मेडिसिन बनाना स्टार्ट किया, जो कि अफ्रीकन नेशंस में काफी फेमस है, इंडिया में भी फेमस है, पर वहां पे इनकी ज्यादा डिमांड है। सो ये यहाँ से जाते हैं ग्रुप्स में और वहां पे अपनी दवाइयों को सेल करके आते हैं। तो इन्होंने क्या किया? अपने आप को शिफ्ट कर दिया, कहाँ से? अपने आप को शिफ्ट किया शिकार करने से मेडिसिन और प्लांट्स हर्ब्स की मेडिसिन, प्लांट्स और हर्ब्स की मेडिसिन बनाने तक। अच्छी यूनिक बात यह भी है कि ये जो हक्की पिक्की ट्राइब के लोग होते हैं ये मेट्रियार्कल होते हैं। मेट्रियार्कल का मतलब क्या होता है? महिला प्रधान। पेट्रियार्कल का मतलब क्या होता है? पुरुष प्रधान। कि हेड ऑफ द फैमिली इज मेल इन पेट्रियार्की, हेड ऑफ द फैमिली इज फीमेल इन मेट्रियार्की। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जब कोई पुरुष किसी महिला से शादी करता है तो उसको दहेज देता है, पुरुष महिला को दहेज दे रहा है। अदरवाइज नॉर्मली क्या हो रहा है? नॉर्मली महिला पुरुष को दहेज दे रही है, यानी कि महिला के घर वाले पुरुष को जिससे शादी हो रही है उसको दहेज दे रहे हैं, बट यहाँ पे मेट्रियार्की है। दूसरी चीज, ये एंडोगेमी प्रैक्टिस करते हैं। एंडोगेमी प्रैक्टिस करने का मतलब ये होता है कि अपनी ही ट्राइब में अपने ही लोगों से शादी करते हैं, ताकि अपनी ट्राइब कि ये यूनिकनेस को बना के रखें, अपने आप को मेंटेन करके रख सकें, अपनी सभ्यता को, अपने कल्चर को मेंटेन करें। सो फॉर लाइक प्रिपरेशन, हक्की पिक्की ट्राइब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। किस लिए फेमस है ये पता होना चाहिए। मेट्रियार्कियल सोसाइटी है, ये एक सोशल नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए कि वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स इन सोसाइटी। ऐसी नॉर्थ ईस्ट में मेट्रियार्कियल सोसाइटी मिलती है, हमें केरला में मेट्रियार्कियल सोसाइटी मिलती है, अदरवाइज वी हैव पेट्रियार्की। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, वी हैव ऑपरेशन किया इन न्यूज। ऑपरेशन किया एक
जॉइंट ऑपरेशन है बिटवीन इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, जेएंडके पुलिस एंड अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज टू काउंटर इन्फिल्ट्रेशन बाय मिलिटेंट्स। तो रिसेंटली ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया उधमपुर में, बसंतगढ़ इलाके में, उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में। उधमपुर एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू और कश्मीर में, काफ़ी अच्छी जगह है। वहाँ पे अच्छे हिल स्टेशंस भी हैं लाइक पत्नी टॉप एंड नत्था टॉप। सो यहाँ पे ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जॉइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है विद इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस टू न्यूट्रलाइज टेररिस्ट हाइडिंग इन रिमोट फॉरेस्ट। इसमें क्या क्या हुआ, इनको ट्रैक किया गया, कंटेन किया गया, कंटेन का मतलब एक जगह पे सीमित कर देना, एलिमिनेट किया गया यानी कि मार देना। अब वो अलग अलग मेथड से यूज कर सकते हैं, ड्रोन से, स्नाइपर से, उसके बाद रॉकेट लॉन्चर से, एनीथिंग। और ये जो ऑपरेशन है आर्मी की व्हाइट नाइट कोर, काउंटर इंटेलिजेंसी फोर्सेस, डेल्टा फोर्सेस, जेएंडके पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलके किया। सो ये जो ऑपरेशन है बेसिकली हमें क्या बता, पहली चीज कि ऑपरेशन किया क्या है, सेकेंडली इंटर ऑपरेबिलिटी एंड जॉइंटनेस बिटवीन वेरियस फोर्सेस वर्किंग इन काउंटर इंटरजेंसी एरियाज। जहां पे टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन है उस एरियाज में अलग अलग फोर्सेस कैसे काम कर रही हैं वो बताता है, क्योंकि कोहेसिवनेस होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जेएंडके पुलिस लोकली काम कर रही है, इंडियन आर्मी मिलिटेंट्स को काउंटर कर रही है, उसके बाद आप देखेंगे डेल्टा फोर्स, सीआरपीएफ, इनके भी अलग अलग काम है। तो एक साथ आके एक पॉइंट पे काम करना ऐसे ऑपरेशंस सिखाते हैं, और ऐसा कई सालों से चल रहा है जेएंडके में, जहाँ पे मिलके टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेटर्स को मारा जाता है। नेक्स्ट न्यूज देखिए, रूबल नागी विन्स ग्लोबल टीचर्स प्राइज इन दुबई। मिसेस रूबल नागी जो कि एक इंडियन टीचर हैं, इन्हें इस प्राइज से रिसेंटली नवाजा गया, ग्लोबल टीचर्स प्राइज से दुबई में। अब ग्लोबल टीचर्स प्राइज क्या है, ये एक प्राइज है जो टीचर्स को रिकॉग्नाइज करता है, किस लिए, जो इनोवेटिव हैं और इंक्लूसिव टीचिंग करते हैं, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स और कम्युनिटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये जो प्राइज है 2015 में इंस्टीट्यूट किया गया था, और इसमें $1 मिलियन प्राइज मनी भी होता है। सो मिसेस रूबल नागी जो कि इंडियन टीचर हैं, इन्हें एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और चिल्ड्रंस की लाइफ में बदलाव करने के लिए ये प्राइज दिया गया है। डायरेक्ट एक ये जीके का फैक्ट है कि ग्लोबल टीचर्स प्राइज इस साल किसे मिला, जो कि एक इंडियन टीचर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स डायरेक्ट, ट्रिवियल और जीके फैक्चुअल रिलेटेड करंट अफेयर्स थी, जो आपके एनडीए, सीडीएस, एफकेट वेरियस एग्जामिनेशंस में काम आएगी। और यू हैव टू कीप ऑन प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशंस। अभी एनडीए और सीडीएस के लिए स्पेशली बहुत ही कम दिन बाकी हैं, हार्डली 60 days आर रिमेनिंग। अब ये हाई टाइम है जहाँ पे आप रिवीजन करें और रिवीजन करें। Within 1 month you should be able to revise all the syllabus, and within next 1 month you should revise it again. In between you should give mock test, और mock test को भी देखिए कहाँ पे आपकी गलती हो रही है। और कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जहाँ पे आप किसी शॉर्टकट को यूज करके एनडीए का एग्जामिनेशन या सीडीएस का एग्जामिनेशन क्लियर कर पाए। आप टारगेट करिए एनडीए एग्जामिनेशन में 450 to 550 मार्क्स स्कोर करने के लिए। यही आपके मार्क्स हैं जो आपको फाइनल सिलेक्शन बहुत ही स्मूथली दिलाएंगे, बहुत स्मूथली। अदरवाइज अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे, किसी भी स्ट्रैटेजी के साथ कि आखिरी 60 दिनों में ये तैयारी करिए कि बस मैथ्स के 50 क्वेश्चन करके आइए, आपका एनडीए निकल जाएगा, वो बस आपको एक डोर के अंदर एंट्री देगा। एनडीए का जो डोर है एसएसबी के लिए जो खुलता है उसमें एंट्री देगा, बट आपको मेरिट में एंट्री मिले वो बहुत मुश्किल है। उसका कारण ये है कि आज के समय में कंपटीशन इतना है कि 3 से 5 लाख बच्चे तो फॉर्म भर रहे हैं और हार्डली 10 से 12 हज़ार क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे कम प्रोबेबिलिटी रिटन एग्जाम क्लियर करने की है। और सेकेंडली जब 350 से 400 सीट्स हैं और 750 तक की मेरिट लिस्ट आ रही है, तो पहले 350 400 लिए जाएंगे। 50 बच्चे मान लीजिए ड्रॉप भी कर रहे हैं, 50 कैंडिडेट ड्रॉप भी कर रहे हैं, तो
450 तक लिए जाएंगे, 400 450 तक, बाकी क्या करेंगे, बाकी मेरिट में रह जाते हैं। कई सारे ऐसे केसेस दिखे गए हैं जिन्होंने रिटन एग्जाम भी क्लियर किया, एसएसबी भी क्लियर किया, बट मेरिट की वजह से रह गए। पर्सनली आई हैव मेनी फ्रेंड्स इन माई नॉलेज जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स थे, बट बस इस वजह से रह गए। क्यों? क्योंकि मार्क्स थोड़े से कम थे। तो अगर अभी आपके पास समय है, जो कि है, तो आप पूरी तरीके से कोशिश करिए कि मोर देन 45 to 55% आप स्कोर करने की कोशिश करिए। 30-35 में बस आपको एसएसबी देने का मौका मिलेगा और वो 5 दिन जीने का मौका मिलेगा, बट 45 to 55% आपको वो 3 साल जीने का भी मौका बहुत ही स्मूथली देंगे, विदाउट एनी हिंड्रेंस। आराम से आप कर सकते हो। बस लगे रहो, जोश के साथ तैयारी करो। एनडीए का एग्जाम आने वाला है। डेली बेसिस पे मैथ्स को रिवाइज करो, जीएस को रिवाइज करो, इंग्लिश को रिवाइज करो, साइंस को रिवाइज करो और करंट अफेयर्स पढ़ते रहो टिल द टाइम अप टू मार्च थर्ड वीक ऑफ मार्च तक करंट अफेयर्स पढ़ते रहो। 1 साल की करंट अफेयर्स कवर करते रहो। आपको यूं ही बहुत ही अच्छा आपका स्कोर आएगा अगर आप पूरी मेहनत से और शिद्दत से तैयारी करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू रिक्वायर एनी असिस्टेंस, आपका कोई भी डाउट है, आप कांटेक्ट करिए। वी आर हेयर टू गाइड यू। कांटेक्ट अस ऑन 7409150500। यू कैन पिंग अस ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, किसी भी माध्यम से कांटेक्ट करिए। वी आर हेयर टू गाइड यू। थैंक यू। जय हिंद।